नमस्कार, हेलो मनी 9। मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और आगाज हुआ है मजबूती के साथ, तेजी के साथ बाजार का। 4-5 बड़ी वजह है जिस वजह से बाजार आपको काफी उत्साहित नजर आएगा, बावजूद इसके कि शुक्रवार को भी हमने अच्छी खासी तेजी बनती हुई देखी थी बाजार में। तो शुक्रवार की तेजी के ऊपर और जो गेंस बाजार ने बिल्ड ऑन किए हैं उसका रीजन आपको बताएंगे। पहले जरा देखिए आज बाजार में किस तरह का कारोबार हो रहा है, क्योंकि इनफैक्ट सेकेंडरी मार्केट तो एक्टिव है ही है, प्राइमरी मार्केट यानी कि आईपीओ बाजार में भी हलचल काफी ज्यादा है। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है, आपके जो सवाल हैं उनके जवाब तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ प्राइमरी मार्केट में क्या हलचल हो रही है, कौन से आईपीओस खुल रहे हैं, कहां लिस्टिंग हो सकती है, कहां लिस्टिंग गेन होने की संभावना है, ये सब आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे आपको बाजार में ट्रेड करना है। सबसे पहले ये देखिए कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। आज जैसे मैंने कहा, बाजार में मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। 4-5 बड़ी वजह है जिस वजह से हमने देखा आज निफ्टी के ऊपर जो 25,000 का लेवल है वो भी पार होता हुआ दिखा। निफ्टी ने आज आपको बताएं तो दिन के दौरान 25,079 ये लेवल भी टच किया था, यानी कि 25,050 का जो लेवल है वो भी हमने पार किया। सेंसेक्स की जहाँ तक बात है तो करीब 400 पॉइंट के आसपास के गेंस अभी भी आपको नजर आएंगे। 82,115 ये लेवल है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अब आपको वजह बताते हैं जो कि आपके सामने आ भी चुकी हैं स्क्रीन के ऊपर कि क्या वजह है इतनी तेजी मार्केट्स में देखने को मिले। शुक्रवार को इतने मजबूत हम हो चुके थे, उसके बावजूद भी देखिए आरबीआई की ओर से बाजार बंद होने के बाद जो एक तोहफा आया, एक बंपर डिविडेंड की घोषणा हुई, वो एक बड़ा रीजन है। देखिए आरबीआई ने करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड देने की यहां पे घोषणा की है। बंपर डिविडेंड है, रिकॉर्ड डिविडेंड है। अब तक के इतिहास में देखें तो आरबीआई की ओर से सरकार को इतनी बड़ी रकम नहीं दी गई है, तो इससे बाजार खुश होता हुआ दिखा। दूसरी बात देखिए, 2009 के बाद सबसे जल्दी मानसून ने दस्तक दी है। केरल पहुंचा था वीकेंड के दौरान, अब मुंबई में भी पहुंच चुका है मानसून, ऐसा मौसम विभाग की ओर से खबरें निकल के सामने। तो उससे भी आप देखेंगे तो बाजार में उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो दो बड़ी वजह ये होगी, आरबीआई का बंपर डिविडेंड, दूसरा मानसून, तीसरा एफआईएस के शुक्रवार को आप देखेंगे 1800 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी हमने बनती हुई देखी, यानी कि जो 250 पॉइंट के आसपास निफ्टी चढ़ा था उसमें एफआईएस की जो खरीदारी है उसकी एक बड़ी भूमिका थी, जिस वजह से हमने देखा बाजार में इतना उत्साह देखने को मिला था। चौथी बड़ी वजह है यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर संभावना है। जो पहला ट्रेंच है यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील होनी है, जो कि लंबे समय से बातचीत चल रही है, उसको लेकर एग्रीमेंट के बेहद करीब ये दोनों देश पहुंचते हुए दिखे हैं। और माना जा रहा है कि एक सैद्धांतिक एग्रीमेंट अगले 7 से 10 दिन में इन दोनों देशों के बीच में हो सकता है। इसका उत्साह हमने हमारी जो करेंसी है उसमें फ्राइडे को भी बनता हुआ देखा था। शुक्रवार को हमारा रुपया ऑलमोस्ट 80 पैसे की मजबूती लेकर बंद हुआ था, और आज भी आप देखेंगे तो दिन के दौरान हमने 20 पैसे से ज्यादा की मजबूती बनती हुई दिखी। तो नेट आप देखेंगे तो 2 दिन में 100 पैसे यानी कि 1 रुपए के आसपास की जो रिकवरी है रुपए में डॉलर के सामने, वो हमने बनती हुई दिखी है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिस वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में इतना ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनमें ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, वो आपके सामने रखते। पहले देखिए निफ्टी के गेनर लूजर्स कौन से हैं, निफ्टी में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं या फिर सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो निफ्टी में आप देखेंगे तो बजाज ऑटो, हीरो मोटो, एमएनएम, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि काफी एक्टिव हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स। तो पहले 4 नाम जो आपको गेनर्स के रूप में नजर आएंगे वो तो आपको ऑटो सेक्टर के ही नजर आएंगे, और 5वां नाम है नेस्ले इंडिया का। अब इसमें एक रिलेशन है, रिलेशन ये है कि ऑटो स्टॉक्स इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि मानसून समय से पहले आ गया, तो रूरल इंडिया से एक होप बनती है, फसलें अच्छी होंगी, पैसा आएगा लोगों के पास तो वो खर्च होता हुआ दिखेगा, और एफएमसीजी भी रूरल इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सरोकार रखता है। तो नेस्ले इंडिया ये 5वां नाम है जो कि निफ्टी में काफ़ी उत्साहित है, लेकिन गिर रहा है एटर्नल। इसके रीजंस आपको बताएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील में नतीजों का इंपैक्ट है। इसके अलावा सन फार्मा, एशियन पेंट्स और ग्रासिम, ये निफ्टी के सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स आज आपको नजर आएंगे। मिड कैप साइड पे आइए, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह का एक्शन है, तो उसमें मिड कैप गेनर्स की अगर आप बात करेंगे तो हुडको आपको सबसे ऊपर नजर आएगा, एक पीएसयू प्ले है। इसके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज, इसके नंबर्स के बाद आप देखेंगे जो गाइडेंस दी थी मैनेजमेंट ने उसके बाद से लगातार शेयर उत्साह में है। एस्ट्रल पॉली, सुजलॉन एनर्जी, कल्याण ज्वेलर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि टॉप मिड कैप गेनर्स की सूची में आज आपको नजर आएंगे। लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो ग्लेनमार्क फार्मा, ओवर द वीकेंड इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद स्टॉक में हम देख रहे हैं प्रेशर देखने को मिला है। इंडस टावर्स, आदित्य बिरला रिटेल, जिसका पिछले हफ्ते हमने देखा था डीमर्जर हुआ था लाइफस्टाइल कारोबार का। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, और शुक्रवार का लूजर था प्रीमियर एनर्जीज, जो यूएस में एक टैक्स बिल पारित हुआ है उसका इंपैक्ट हमने नेगेटिव साइड पर बनता हुआ देखा था। आज फिर से दूसरा दिन है जब इस स्टॉक में हमने गिरावट बनती हुई देखी है। सबसे ज्यादा उत्साह आपको नजर आएगा स्मॉल कैप साइड ऑफ द स्टोरी में, यानी कि स्मॉल कैप जो गेनर्स हैं उसमें सबसे पहले आप देखिए कैमलिन फाइन साइंसेस, ऑलमोस्ट आपको 14% की बढ़त इस स्टॉक में नजर आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे संधार टेक, शिल्पा मेडिकेयर,
BEML, कॉस्मो फिल्म्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि स्मॉल कैप गेनर्स में आपको सूची में सबसे ऊपर नजर आएंगे। अब लूजिंग साइड ऑफ द स्टोरी की बात कीजिए, WPI ये स्टॉक है जो कि आज स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको सबसे ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया है। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स की जहाँ तक बात है, फेज 3, पिक्स ट्रांस, अग्रवाल कॉर्प, रैमको इंफ्रा रैमकी इंफ्रा जिसके नंबर्स ओवर द वीकेंड आए, और कॉनकॉर्ड एनवायरो इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो इनके जो इम्पैक्ट हैं वो आपको नेगेटिव साइड पे आज साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार उत्साह में है। अभी भी आप देखेंगे तो निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स में 400 अंकों के आसपास की तेजी है और 110 पॉइंट की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में भी कारोबार हो रहा है। इस उत्साह के पीछे की वजह हमने आपको बताई, लेकिन ये उत्साह और कितना आगे बढ़ सकता है, कितनी और तेजी, कितना और स्टीम बाजार में बाकी है, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मार्केट एनालिस्ट रचना वैद्य जी कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि अब बाजार में आपको किस तरह से कारोबार करना चाहिए। मैम, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। तो मैम, मार्केट में शुक्रवार को हमने देख लिया था कि काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट आज की जो गेंस हैं उसको आप कैसे रीड कर रही हैं, और ये जो गेंस हैं क्या जितनी भी खबरें हैं जो पॉजिटिव्स हैं डिस्काउंटेड हैं बाजार में, या अभी और स्टीम बाकी है? जी गुड आफ्टरनून। और यहाँ पे मेरा ये मानना है कि निफ्टी जो है फ्यूचर्स पे अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से और लिटिल मोर देन दैट रेंज बाउंड थी। 24,600 से लेके 25,000 की रेंज में थी। और इस पूरे हफ्ते की अगर बात करूँ तो देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस मेरे हिसाब से इस हफ्ते हम इस रेंज में से निकलने चाहिए और अपसाइड पे निकलने चाहिए। तो अपसाइड पे 25,300 350 तक का इस हफ्ते का टारगेट मेरे माइंड में है। लेकिन उसमें बीच में ये 25,150 के आसपास का जो लेवल है फ्यूचर्स पे, वहां पे हल्की सी दिक्कत आएगी। जैसे आज भी आई है, एक बार और भी आ सकती है। तो 160 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वो जब निकल जाएगा विद इन अ डे और टू, तो हम 25,350 एंड इवन 400 की तरफ जाने के लिए इस हफ्ते में निफ्टी फ्यूचर्स पे निकल सकते हैं। ठीक है। रीज़न बिंग इस हफ्ते क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है तो थर्सडे का दिन काफ़ी उठापटक रहने की आशंका है। कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स है या फिर आपको लग रहा है कि कोई ब्रेकआउट की स्थिति है जो कि बाजार को एड करेगी? क्योंकि ज़्यादातर पॉजिटिव तो सामने नज़र आ रहे हैं, चाहे RBI के डिविडेंड की बात करें या फिर मानसून की बात करें। कुछ और भी है आपको लगता है कि मार्केट जिस पर रिएक्ट कर सकता है, या फिर आपको लगता है कि ये केवल टेक्निकल लेवल्स हैं जो कि कॉन्कर होते हुए नजर आएंगे? सिर्फ तीन चीजें हैं। एक तो चार्ट का सेटअप ऐसा है जिसमें से लग रहा है कि ब्रेकआउट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ठीक है। यह है कि जैसे आपने राइटली मेंशन किया कि दो पॉजिटिव न्यूज है, वन इज द मॉनसून, द अदर इज द RBI पेमेंट। एंड तीसरी बात यह है कि नो नेगेटिव न्यूज इज आल्सो अ वेरी बिग सपोर्ट टू दिस मार्केट, जहां पे देयर कुड बी ग्लोबल लीडर्स जिनकी तरफ से कभी भी जिटर्स आ जाते हैं वो ना आए, हमारे नेबर्स भी थोड़ी शांति बना के रखें, तो वो अपने आप में भी एक इनफ ऑफ ट्रिगर है टू मूव द मार्केट्स हायर। बाकी मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है ही। आपने नेगेटिविटी की बात करी तो आज US से हमें कोई नेगेटिव संकेत नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज शाम US के बाजार बंद है मेमोरियल डे के मौके पर, और आज इनफैक्ट UK के बाजार भी बंद है। स्प्रिंग बैक हॉलिडे है वहाँ पर, जिस वजह से UK के मार्केट आज नहीं खुलेंगे। तो जिस नेगेटिविटी की आप बात कर रही हैं, शाम को US से कोई बड़ी नेगेटिविटी हमारे लिए नहीं निकल के सामने आएगी। बाकी ट्रम्प साहब तो कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर तो हमें नज़र रखनी होगी। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि इस हफ्ते IPO मार्केट में भी काफ़ी उत्साह, काफ़ी एक्शन पैक्ड है। तो आज का जो हमारा IPO से जुड़ा हुआ खास सेगमेंट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ज़रा कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, फिर कुछ बजिंग स्टॉक्स भी आपको बताएंगे, और IPO से जुड़ा हमारा जो खास सेगमेंट है उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल पहुँचा है मैम, वो रामदेव जी का है। वो कह रहे हैं कि JNK बैंक मेरे पास 111 रुपये पर रखा है, और IRB इंफ्रा 65 रुपये का, और NMDC 66 रुपये पर लिया है। इन तीनों स्टॉक्स में मैं क्या करूं? जी, JNK बैंक की जहां तक बात है, ये स्टॉक ने गिरावट के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है फॉर सिग्निफिकेंटली लॉन्ग टाइम, जिसमें से आपको अपर साइड पे निकलने की कोशिश में है। चांसेस है कि निकल जाए, तो यहाँ पे 90 के एक सपोर्ट के साथ इस काउंटर में बने रहना चाहिए। अगर आपके पास ये ऑलरेडी है तो 90 पे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एक सपोर्ट बना लीजिए, एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। और अपसाइड पे आपको यहाँ पे 116 से लेके 130 तक के लेवल्स आने वाले 3 to 6 मंथ्स के अंदर दिखाई दे, ऐसी प्रोबेबिलिटीज है। और IRB इंफ्रा की जहां तक बात है, तो यहाँ पे स्टॉक फिलहाल
रोटेट कर रहा है एट अ लेवल ऑफ अराउंड 50 एंड यहाँ पे भी काफी गिरावट के बाद ये एक फ्लैग पैटर्न है इसमें जिसमें से निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। अब ये पैटर्न कंफर्म तब होगी जब ये 55 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। तो यहाँ से थोड़ी सी, यहाँ से लेके 55 तक की थोड़ी सी एक रेंज है जिसमें थोड़ा डाउटफुल केस रहेगा। पर जैसे ये 55 को क्रॉस करता है तो और तब इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा जो इस काउंटर को 67 एंड 70 की तरफ भी लेके जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, परफेक्ट है मैम। विजय कुमार जी कह रहे हैं कि मैम प्लीज गिव बाइंग एंड टारगेट ऑफ अदानी ग्रीन एंड टाटा टेक एंड एटीजीएल, यानी कि अदानी टोटल, टाटा टेक्नोलॉजीज और अदानी ग्रीन पर ये पूछ रहे हैं कि बाइंग कहाँ करनी चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट लेवल टू बाय, और टारगेट भी पूछ रहे हैं कहाँ तक जाएं तो मुनाफा भी वसूल लें। जी, अदानी ग्रीन में अगर बाइंग का प्लान है तो इसमें आप आउटराइटली भी बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल वो 1010 के आसपास घूम रहा है एंड ये अपने आप में एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। यहाँ मैं 1 ईयर प्लस का अगर होराइजन हो तो 1200 प्लस के टारगेट्स देख रही हूँ ओवर 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम। एंड अदानी टोटल की जहां तक बात है तो इसमें इसमें भी पॉजिटिविटी जरूर है चार्ट पे। यहाँ पे करंटली हम 672 के आसपास है प्राइस पे और ये कंफर्मेशन तब देगा हमें एक ब्रेकआउट का जब ये 700 को क्रॉस करके ऊपर जाने लगेगा। वी आर वेरी क्लोज टू दैट। तो 700 जैसे ही क्रॉस होता है इसमें पॉजिटिव मोमेंटम पिकअप करना चाहिए जो इस काउंटर को आगे जाके 790 800 के इनिशियल टारगेट्स के लिए अपस्विंग दे सकता है। यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे 640 का नंबर देखना चाहिए। और तीसरा कौन सा स्टॉक बोले थे? टाटा टेक। टाटा टेक, या टाटा टेक में भी चार्ट पे पॉजिटिविटी है मेरे हिसाब से और ये काफी एक अच्छा बेस बना के उसमें से निकलने के अटेम्प्ट में है। ये अटेम्प्ट इस हफ्ते की क्लोजिंग तक ही अगर हम 750 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो कंफर्मेशन आ जाना चाहिए बाय दिस फ्राइडे। एंड उसके बाद जब तक ये 700 के ऊपर बना रहेगा तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये हमें अपसाइड पे 800 850 और 870 तक के मीडियम टर्म में टारगेट्स दिखा सकता है। ओके तो इसके लिए 750 के ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ की जहाँ तक बात है 800 रुपये 870 तक के जो मीडियम टर्म टारगेट्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा टेक में क्या अभी ही खरीदारी कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। ठीक है, तो विजय जी आपके लिए लेवल्स आ चुके हैं, कहाँ आपको खरीदारी करनी है, कहाँ आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और कहाँ पे आपको अपने टारगेट्स बुक करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टाइम फ्रेम या फिर होराइजन कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए, दोनों के लिए रचना जी ने आपको जो लेवल्स हैं वो सुझा दिए हैं। प्रमोद जी कह रहे हैं मैम कि जुपिटर वैगन मेरे पास 500 क्वांटिटी है 420 रुपये पर, शॉर्ट टर्म यानी कि 15 दिन के टारगेट बता दीजिए प्लीज़। जुपिटर वैगन पे अगर 15 दिन के टारगेट ढूंढने जाए तो इट शुड बी अराउंड लेवल ऑफ 440। ओके ठीक है, तो इसमें 15 दिन में आप कह रहे हैं कि 440 के लेवल आ जाएंगे क्योंकि इनके पास 420 का रखा हुआ है। जी, इनकी एंट्री अभी यहाँ से थोड़ी दूर है तो इनको 390 पे एक एसएल की जरूर लगाना चाहिए क्योंकि इनका होराइजन वैसे ही काफी शॉर्ट टर्म है। एंड 390 अगर होल्ड कर गया तो 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर ये हमें एक अच्छा अपस्विंग दे सकता है जिसमें होपफुली इनकी एंट्री को क्रॉस करके ये हमें 440 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, परफेक्ट है मैम। एक बार टाटा पावर का चार्ट आप देख लीजिए मैम। बिट्टू जी का सवाल मैं पढ़ देता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे पास टाटा पावर के शेयर 403 रुपये पे रखे हुए हैं। इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 210 रुपये और IRFC 141 रुपये। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं या फिर क्या व्यू से इन्होंने अक्वायर किए हैं तीनों स्टॉक्स, लेकिन तीनों स्टॉक्स के नाम इन्होंने बताए और लेवल्स भी शेयर किए हैं। टाटा पावर 403, SCI 210 और IRFC 141। टाटा पावर में जहां तक बात है ये हम मान के चले, एज्यूम करें कि ये मीडियम टर्म के हिसाब से देख लेंगे, ना तो शॉर्ट ना तो लॉन्ग, तो इनको 360 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये स्टॉप लॉस होल्ड करना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड यहाँ पे हमें मीडियम टर्म में 440 से लेके 460 तक के टारगेट्स दिखाई देने की चांसेस है। SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में हम अभी फिलहाल 200 के आसपास बैठे हुए हैं। यहाँ पे
एक अपस्विंग का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उससे पहले एक पुल बैक भी आ सकता है जो इस काउंटर को 185 तक लेके जा सकता है। तो थोड़ा डिप पे, अगर फ्रेश एंट्री थोड़ा डिप पे करेंगे तो बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा आपका। 185 के आसपास की आइडियल एंट्री के साथ आपका इसमें एसएल होना चाहिए 175 पे, और उसके लिए फिर आपका टारगेट बनेगा करीब करीब 200 का एंड 220 का। ठीक है, ओके। मैम एक स्टॉक है जेजी केमिकल। जेजी केमिकल, मैं भी इसका चार्ट देख रहा था, क्योंकि आई थिंक या तो कुछ टाइपो है या फिर मैं कभी इस स्टॉक को मैंने ट्रैक नहीं किया। हमारे दर्शक का सवाल है, मैं इसलिए मैं इस स्टॉक को देख रहा था। मैम जेजी केमिकल को लेकर सवाल आया है हमारे पास बोधन चौधरी जी का। मैम वो कह रहे हैं कि जेजी केमिकल मेरे पास 134 शेयर है, 180 के दाम पर है। स्टैनले लाइफस्टाइल एक हाल ही की लिस्टिंग है, यहाँ पर इन्होंने 80 शेयर ले रखे हैं 316 रुपये के दाम पर। इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों में। जेबी केमिकल्स इन्होंने 180 के दाम पे लिया है, तो फिर तो बहुत ही मैम बढ़िया ये इनका बाइंग रहा जे है। जी आई केमिकल डोंट नो है, जे जी। जे डी केमिकल। जे जी, जी फॉर गुड। जे जी, ओके। इसीलिए मैं देख रहा था, क्योंकि इस नाम से मैंने भी कोई स्टॉक पहले नहीं सुना। जेबी केमिकल तो बहुत फेमस कंपनी है, तो आई राइट डोंट नो राइट राइट। इन्होंने किसके कहने पर या किसके रिकमेंडेशन पे लिया है। लेकिन जिस भाव पर इन्होंने ख़रीदा है उस भाव से तो 180 का इनका प्राइस है, और स्टॉक 352 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। करेक्ट। सो इट्स बीन लकी एंड स्टॉक ऑलरेडी उनका टू बैगर तो ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड इनको अब अपना एसएल जो उसको ट्रेल कर लेना चाहिए, ताकि इनका बना हुआ पैसा प्रोटेक्ट हो जाए फॉर वंस। इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब 300 पे होना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। 300 का लेवल अगर ये होल्ड करता है तो आगे ये फर्दर इनको 400 प्लस भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है ओवर लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो 300 के एसएल के साथ 400 430 के टारगेट के लिए इस पर बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, ओके। 300 रुपये का अब आपका आ गया रिवाइज स्टॉप लॉस। अच्छा, स्टैनले लाइफस्टाइल मैम ये भी इनके पास रखा हुआ है। इसका प्राइस कुछ 360 रुपये के आसपास है, और इन्हीं लेवल्स के आसपास ही नहीं, माफ़ कीजिए, 316 रुपये इन्होंने लिखा है। 316 पे लिया है मैम, प्रॉफिट तो इसमें भी हो रहा है इनको। व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है। शेल के की बात कर रहे हैं ना? स्टैनली लाइफस्टाइल मैम, स्टैनली STANLEY। लाइफस्टाइल, ओके ओके ओके, जी। स्टैनली। ऑलराइट, स्टैनली लाइफस्टाइल में ये काफी बार इस काउंटर पे क्वेश्चंस आते हैं, एंड स्टैनली में फिलहाल वी आर सिटिंग एट अराउंड लेवल ऑफ 358, एंड यहाँ पे एक स्विंग बनाने की कोशिश में है। ये काउंटर थोड़ा बहुत साइडवेज रह चुका है पास्ट में, अब एक अपस्विंग बनाने की कोशिश में है जो इस काउंटर को 400 के ऊपर लेके जा सकता है, 400 तक लेके जा सकता है फॉर बिगनिंग। तो यहाँ पे 330 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए ना क्लोजिंग बेसिस। अगर ये होल्ड कर जाता है तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। देयर आर चांसेस कि ये काउंटर हमें 400 410 के लेवल आने वाले टाइम में से विद इन 3 to 4 मंथ्स दिखा सकता है। चलिए, ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच कुछ सुपर चैट पर भी हमारे पास दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ड्रीम फोक्स सर्विसेज को लेकर मैम सुरेंद्र कौर जी का सवाल है, कह रही हैं कि मेरे पास 205 शेयर 505 रुपये के दाम पर ले रखा है, मुझे एवरेज किस प्राइस पर करना चाहिए? देखिए, उनको अगर एवरेज आउट करना है तो ये करंट प्राइस पे जहाँ पे अभी वो बैठा है वो अपने आप में एक जोन है जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये अगर 300 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा आने वाले 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर, तो इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा जो फिर फर्दर अपसाइड पे लेके जा सकता है। इस काउंटर को 450 500 तक लेके जा सकता है। 300 के ऊपर की क्लोजिंग इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। करंट लेवल पे एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मे बी यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, वन पार्ट यू पुट इट राइट नाउ, और अगर 300 क्रॉस करेगा तो सेकंड पार्ट आप तब पुट इन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उत्पल दास जी असम से हमारे साथ जुड़े हैं मैम, उनका सवाल हुडको को लेकर है जो कि आज टॉप मिड कैप गेनर भी है। इनका बाइंग प्राइस है 250 रुपये का, 300 क्वांटिटी इनके पास है। अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चल रहे हैं, यानी कि लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। पूछ रहे हैं कि इसमें एवरेज कब करें? देखिए, राइट नाउ वो जहाँ पे बैठा हुआ है वो अपने आप में एक अच्छा बाइंग जोन है, और अगर ये 250 के ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा आने वाले टाइम में, जिसके बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो वो जब होगा तो तब भी आप
एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। एवरेजिंग आउट हमेशा डाउन साइड पे होना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट सेफर एवरेजिंग अप साइड पे होता है। तो करंट लेवल पे एक स्लॉट आप बाय कर सकते हैं और एडिशनल स्लॉट आप 250 के क्रॉस करने पे कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है मैम। इस बीच हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी कोलकाता से फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि किस स्टॉक को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते संदीप जी और नमस्ते रचना मैम। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, रचना मैम का भी बहुत फॉलो करता हूँ इनको। तो सर मेरा ना एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। मेन तो LTIMindtree है, 100 शेयर है, 5025 के रेट में है। तो मेरा टारगेट मतलब इस ईयर के एंड तक रखने का है। अगर अच्छा है तो लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक है EMI है, वो आपका 1000 शेयर है, 192 का कॉस्टिंग पे है। कौन सा शेयर बताया आपने दूसरा सर? लॉस है। हाँ जी सर। दूसरे स्टॉक का नाम क्या बताया आपने? EMIL, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड सर। EMIL, ठीक है, परफेक्ट है। 120 रुपए के आसपास। आपकी कॉस्ट क्या है? 192 की है सर। माय गुडनेस, कब लिया था आपने ये लास्ट ईयर लिया था सर। ओके, तो आपने लास्ट ईयर लिया था, उस समय तो 225-45 चल रहा था। तो आपने गिरता हुआ स्टॉक लिया कि 245 वाला 190 पे मिल रहा है तो अच्छा बाय है। नहीं, उस समय बीच में प्रॉफिट बुकिंग किया था उसी वक्त शॉर्ट टर्म में, तो उसके बाद फिर रख लिया था। मतलब आपने कुछ क्वांटिटी बेच दी थी, कुछ मुनाफा वसूली कर ली थी और बाकी आपने होल्ड कर ली। जी। अच्छा, तो आपका एवरेज बन गया 190 रुपए का। आपने उस समय कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा? नहीं सर, एक्चुअली मैंने सोचा था कि इसको रखे मैंने फॉर लॉन्ग टर्म, दैट्स व्हाई। मतलब मल्टी बैगर के हिसाब से? जी सर। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सर। जो हो गया वो हो गया। मैम इनके 2 सवाल हैं। एक LTIMindtree, आपके सामने स्क्रीन पर भाव भी है 5025 का, और 190 पर ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लेकर बैठे हुए हैं, 120 रुपये जिसका दाम आ गया। क्या राय देंगी आप? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट की तो जहां तक बात है तो चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड। एंड यहाँ पे इनफैक्ट चांसेस है कि ये अगर 115 को तोड़ेगा तो फिर फर्दर 100 तरफ भी जा सकता है और मे बी इवन लोअर देन दैट। तो यहाँ पे सिचुएशन इज नॉट गुड। एंड मेरा ये मानना है कि या तो ये बहुत ही स्टॉप लॉस 115 पे रख ले, जिसके भी होल्ड होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी रख ले। अगर होल्ड करना ही है तो रख के करे एंड निकल जाए तो देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर इन द मार्केट। ये चार्ट तब भी बाय पे नहीं था जब इन्होंने एंट्री करी। 190 पे अगर इन्होंने करी है, कोई साइन नहीं है वहां पे 190 पे भी बाइंग की। तो अगर आप थोड़ा इस तरीके से स्टडी करके करेंगे तो शायद आप अगली बार ऐसी चीज में फंसेंगे नहीं। और दूसरी बात ये है LTI में आई थिंक ये सेट उनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। तो मेरे हिसाब से 5300 के आसपास एक रेजिस्टेंस आएगा इसमें, वहां तक ये जा सकता है। माइनर रेजिस्टेंस है 300 के आसपास, वो निकल जाएगा तो फिर 5600-700 की तरफ ये काउंटर जाएगा। तो इन्होंने कहा मैम ये चाहें तो मतलब अगर स्थिति फेवरेबल रहती है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो आप इनको LTIMindtree लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह देंगी? जी दूंगी, कर सकते हैं आप इसको लॉन्ग टर्म में। ये काउंटर जो है ये परफॉर्म करना चाहिए, 6000 प्लस के नंबर हमें दिखाना चाहिए ओवर 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम। एंड अगर उनका उससे भी ज्यादा नजरिया लंबा रहेगा तो इनको ये आने वाले टाइम में फ्रूटफुल रहना चाहिए काउंटर। ठीक है मैम, ये ऐसे दर्शक जो कि IT में एंटर करना चाहते हैं, फ्रेश बाइंग के लिए अगर सोच रहे हैं, तो क्या LTIMindtree वो चॉइस होगी या फिर कोई और बेटर नेम्स हैं IT सेक्टर में जहां पे आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह देंगी? LTIMindtree तो है, उसमें तो कर ही सकते हैं। एडिशनली फॉर अगर मीडियम टर्म आप देख रहे हैं तो कोफोर्ज एंड परसिस्टेंस को भी नजर में रखना चाहिए, एम्फेसिस को भी रखना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म की आपकी बात है तो विप्रो एंड इन्फोसिस आर आल्सो वेरी गुड नेम्स, जहां पे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो स्टॉक्स जिनको कह सकते हैं उसको एडिशन अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 4 नाम आ गए आपके पास मिड कैप साइड ऑफ द स्टोरी से, और 2 नाम हैं इन्फोसिस और विप्रो जो कि लार्ज कैप स्पेस से है। अगर आपको IT में पोर्टफोलियो बनाना ही है तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं।
मैम हमारे एक दर्शक हैं, उनके पास दो स्टॉक्स हैं। एक है इरडा जो कि 180 पर लिया है उन्होंने, और दूसरा है टाटा केमिकल्स 876 पर उन्होंने लिया है। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो इरडा 180 के आसपास, इरडा को लेकर तो बहुत सारे सवाल आते हैं इन लेवल्स के आसपास, या फिर कई लोग तो 200 के ऊपर भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अब इरडा में करना क्या है? लंबे कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है शेयर। मुझे लग रहा है there will be very few people जिनके पास रेडा नहीं है। I mean every show there is a question on this. मुझे लग रहा है मैंने कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया। But nevertheless कि यहाँ पे 173 के करीब प्राइस बैठी है, थोड़े टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है काउंटर, एंड अगर ये 180 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट बनेगा, कंफर्म होगा उस टाइम पे। तो 180 के ऊपर की क्लोजिंग इज अ वेरी क्रूशियल थिंग फॉर दिस काउंटर, एंड जैसे ये क्रॉस होता है तो फिर 220 की तरफ ये काउंटर निकल पड़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो पे स्टॉप मतलब लॉस के तौर पे 160 का नंबर देख सकते हैं। तो 180 अगर पार हो जाता है मैम, तो क्या फिर कोई जो फ्रेश खरीदना चाहता है वो भी ऐड कर सकता है इस शेयर को? जी, करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। दूसरा नाम इनके पास है टाटा केमिकल का। इसमें क्या राय देंगे आप? क्योंकि इनका लेवल है 876 का, और उन्हीं लेवल्स के आसपास 882 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टाटा केमिकल्स ने पिछले कुछ टाइम में काउंटर ने थोड़ा बहुत हमें करेक्शन दिया था, जिसके बाद कंसोलिडेशन करा है। नाउ इट इज ऑलमोस्ट रेडी टू मूव आउट ऑफ दैट रेंज जिसमें वो काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ पे 880 के आसपास का जोन जो है, 880 से 890 के आसपास का जो जोन है वो अपने आप में एक ब्रेकआउट जोन है। अगर वो वहां से निकलेगा तो ये हमें बहुत जल्दी आने वाले टाइम में 4 डिजिट का होते हुए दिखाई देना चाहिए। एज अ स्टॉप लॉस 800 का नंबर वुड बी अ गुड नंबर। अच्छा, ठीक है। कमलेश चांद पांडे जी कह रहे हैं मैम कि एनबीसीसी में कॉल ले सकते हैं क्या, जून वाला? कॉल लेना है इन काउंटर लाइक एनबीसीसी? क्योंकि इनका तेजी का व्यू है और ये स्टॉक लेने की बजाय कॉल लेने को पूछ रहे हैं कि क्या कॉल खरीदकर तेजी की जा सकती है? देखिए, बेसिकली काउंटर मोमेंटम में है, और इसीलिए इनका अगर इसको बाय करने का डेरिवेटिव्स में भी प्लान है तो प्रोबेबली इट शुड वर्क आउट वेल। ये जब तक 110 के ऊपर बना रहेगा तो देयर आर गुड चांसेस कि ये हमें आने वाले टाइम पे 122 125 की तरफ इन अ मंथ और 2 नजर आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है मैम। एक हमारे दर्शक हैं मूवी मैजिक मिक्स के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई। कह रहे हैं कि टीवीएस बाय कर रखा है 2790 पर, शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दीजिए इसका। और दूसरा सवाल इनका ये है कि शॉर्ट टर्म टारगेट के साथ ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसमें से एग्जिट करके बीएससी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? टीवीएस में से निकलना है उनको ना, टीवीएस मोटर्स। टीवीएस 2790 का लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं। इन केस अगर आप ऐसा बोलती हैं कि इससे एग्जिट कर देना चाहिए, तो क्या इससे निकलकर बीएससी में स्विच कर सकते हैं क्या? देखिए, बीएससी में एंटर करने के लिए अभी आपको डिप का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा स्विंग उसमें बना हुआ है, और डिप के बिना आप करेंगे एंटर तो उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठेगा जैसे बैठना चाहिए। एंड आएगा, हर चीज में आता है। आज सीडीएसएल में देखिए कितनी बड़ी गिरावट है, तो आएगा, इसमें भी आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है। वेट फॉर दैट, डोंट एंटर आउटराइटली। अच्छा काउंटर है बट आउटराइट एंट्री के लिए सही नहीं है, तो उसकी मूवमेंट जिस हिसाब से पास में हुई है। और टीवीएस में अभी ज्यूस बाकी है, मेरा ये मानना है। यहाँ पे अगर आप बने रहते हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छा स्विंग बन सकता है, जो 2900 की तरफ और 3000 की तरफ इस काउंटर को लेके जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months। अच्छा, ठीक है। हमारे एक दर्शक है मैम मोहम्मद नाजिर अली, वो कह रहे हैं कि टेक्समैको रेल अभी बाय कर सकते हैं क्या? 158 के आसपास है अभी। इसने 119 रुपये के आसपास अपना लो टच किया था जब रिसेंट मार्केट में फॉल आया था, तो 119 वाला 159 के आसपास, 40 रुपये के आसपास की रिकवरी दिखा चुका है। तो अब उनके मन में सवाल आ रहा है कि क्या इन लेवल्स पर फ्रेश बाय किया जा सकता है? जी, करने लायक लग रहा है ये काउंटर। और रिसेंटली हमने लास्ट वीक देखा था कि रेलवे रिलेटेड नेम्स में एक सेंटीमेंट भी बना हुआ था। कई बार ऐसी चीजें जो फ्लेवर ऑफ द सीजन बन जाती है, तो फिर वो आने वाले 3 महीने 6 महीने उसमें ट्रेड्स बढ़ते ही जाते हैं, पोजीशंस बनती ही जाती है। तो दिस कुड बी वन ऑफ सच सीजन्स फॉर द रेल रिलेटेड स्टॉक्स, एंड यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये काउंटर आने वाले टाइम में हमें 200 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा ओवर 6 months प्लस होराइजन। ठीक है।
मैम वैसे एक दो सवाल आए थे हमारे पास अदानी ग्रुप के भी, कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जैसे ATGL हुआ, अदानी ग्रीन हुआ, इनको लेकर सवाल आए। ओवरऑल अगर आपको कोई पूछे कि अदानी ग्रुप में आपका क्या व्यू है शॉर्ट टू मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्या आप अदानी ग्रुप के शेयरों में पैसा लगाने की सलाह देंगी? अगर हाँ तो 1 2 3 नाम कोई ऐसे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो इस स्पेस से। जी, मैं दूंगी सलाह विथ अ कॉशन कि ये वो स्टॉक नहीं है जिसको आप लेके भूल जाएंगे। इफ यू आर अमंग्स दोस पीपल जिनको लेके अलमीरा में रख के हाइबरनेशन में चला जाना है, देन दीज आर नॉट द काउंटर्स। यहाँ पे उनके लिए है अच्छी मूवमेंट जो इन एंड आउट करने को तैयार है। अगर आप इन एंड आउट कर सकते हैं तो अच्छे स्विंग्स देता है ये ग्रुप, बदनाम करने लायक नहीं है, अच्छी मूवमेंट देता है। और अगर आप खाली उसको पकड़ के बैठे ना रहे व्हेन इट टर्न्स, जब वो अगेंस्ट चलेगा तो वो आपको दगा दे, उससे पहले आप उसको छोड़ दीजिए। तो ये अगर आपकी थ्योरी है और अगर आप उस हिसाब से एक जो एजिलिटी दिखा सकते हैं, तो दीज आर डेफिनेटली नेम्स जहाँ पे अपस्विंग की प्रोबेबिलिटीज रहती है और इवन डाउनस्विंग में इसके मूव्स बड़े अच्छे रहते हैं। और अगर अपस्विंग की बात करी जाए तो फ्यू नेम्स जो अभी फिलहाल अच्छे से प्लेस है, उसमें अदानी ग्रीन है, अदानी पोर्ट्स है, इवन अंबुजा सीमेंट इज लुकिंग वेरी गुड फॉर दैट मैटर। तो आप कह रही हैं कि जिनके पास जो स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं और इन स्टॉक्स के मूवमेंट को ट्रैक करते हुए ईदर वेज, मतलब गिरावट में भी और खरीदारी में भी, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी स्विंग्स बहुत अच्छे आते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं बेसिकली। आप स्क्रीन के सामने बैठे तो अच्छी बात है, नहीं भी बैठे तो देयर आर ब्रोकर्स एंड देयर आर सिस्टम्स जहाँ पे आप स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रख सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है, ऐसे भी काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अदानी ग्रुप के शेयरों में अगर आप छोटी अवधि का व्यू लेके चलते हैं या फिर टारगेटेड ट्रेड्स सेटअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे पैसा बनाने का। हाँ प्लीज मैम। ये टारगेटेड रहना चाहिए, वो सही बात बोली आपने, यू पुट इट राइटली। चलिए ठीक है, तो पैसा बनाने के मौके काफ़ी हैं और 2 3 नाम आपको बताए भी गए हैं जो कि फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो चार्टिकली देखा जाए तो सबसे अच्छे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप अपने ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं और वहाँ पे पैसा बनाने के मौके भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मैम कई दर्शक हैं अपने सवाल कई बार पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे वही सवाल दोबारा सामने आ रहे हैं, तो बीच बीच में जाके सवाल ढूंढने पड़ रहे हैं क्योंकि भारी मात्रा में सवाल हम तक पहुँच रहे हैं। एक कविता देवी जी का सवाल है, कह रही हैं कि महाराष्ट्र सीमलेस क्या व्यू है सर अभी? महाराष्ट्र सीमलेस, ओके या महाराष्ट्र सीमलेस में एज ऑफ नाउ द काउंटर हैज बीन इनटू अ साइडवेज मोड सिंस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। करीब लास्ट अगस्त से लेके अभी तक किसने कुछ खास करके दिखाया नहीं है। फॉल के बाद साइडवेज रेंज इज अ गुड फॉर्मेशन ऑन अ चार्ट, जिसमें से जब फिर इरप्टिव मूव आता है तो वो अच्छे तरीके से चलता है। नाउ ये काउंटर जब 700 के ऊपर क्लोजिंग, 700 710 के ऊपर जब क्लोजिंग देना शुरू करेगा ऑन अ डेली बेसिस, 1-2 दिन उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसमें मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा एंड एट दैट टाइम इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ बाय। उससे पहले अगर एंटर करने जाएंगे तो हो सकता है जैसे पिछले 6 महीने में फंसे रहे पैसे ऐसे फंसे रहेंगे, तो 700 710 के ऊपर की क्लोजिंग पे इसमें एंटर करा जाए विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 650 एंड उस टाइम पे फिर यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि ये काउंटर में 800 850 की तरफ टू बिगिन विद जाता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है, परफेक्ट है मैम। इस बीच हमारे साथ हेमंत दुग्गर जी भी हैं, गाजियाबाद से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और समझते हैं कहाँ पर दुविधा है, उनको क्या जानना चाहते हैं। हेमंत जी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार सर। बताइए सर, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाहता था, एक तो मेरे पास सफायर फूड के शेयर है, ठीक है, और एक GSCL टेक्सटाइल के शेयर है। ओके ठीक है। सफायर फूड्स आपके पास 600 शेयर हैं जो मेरी टीम मुझे बता रही है 331 रुपये के भाव पर, राइट? जी सर। ओके, और दूसरा नाम आपने क्या बताया? GSCL टेक्सटाइल। GHCL, हाँ, ये 92 रुपये के आसपास है। आपका क्या कॉस्ट है? ये मेरे 112 रुपए पे लिए हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो 112 पे आपने लिए हैं। दोनों शेयर में क्या करना चाहिए? अच्छा, तो 112 पे आपने लिए हैं। कितने समय से आप होल्ड कर रहे हैं ये GHCL टेक्सटाइल? हो गए सर 2-3 महीने। अच्छा, तो आप खुद रिसर्च करते हैं या फिर किसी के कहने पर खरीदते हैं जो भी शेयर? आप लोगों के जो अंशुल जैन है, रवि जी है, इनको सुन के मैं लेता हूँ।
और अपना थोड़ा बहुत जो भी होता है समझ के। अच्छा, आप सुनते हैं सबको और अपना भी रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर डिसीजन लेते हैं। हाँ जी जी, ये सफायर फूड्स सबसे आपने ज्यादा सर। फॉलो करता हूँ सर मैं आप लोगों को ही। अच्छा अच्छा, बहुत धन्यवाद सर, इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि हमसे जब से आप जुड़े हैं तो आपको आपके पोर्टफोलियो में फ़ायदा भी हुआ होगा या फिर आपको हाँ, अपनी ट्रेडिंग बेनिफिट मिला है स्ट्रैटेजी। सर, मनी 9 को सुन के बहुत बेनिफिट। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो आप, अगर आपको अच्छा लगता है या मुनाफा हुआ तो अपने दोस्तों को, अपने क्लाइंट जो रिश्तेदार हैं उनको भी मनी 9 के प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर बताइए सर। और दूसरा सर, ये 600 क्वांटिटी आपने एक साथ ली थी या फिर आपने एवरेज करके 331 का भाव लाए हैं आप? एवरेज पे इसमें मैंने अच्छा, बेचा भी है सर, अभी आज ही बेचा है मैंने। मेरे पास 800 शेयर थे, 200 शेयर आज ही बेचे हैं। आज 336 रुपये तक गया था ऊपर। हाँ, वो 302 के लिए हुए थे, मैंने 331 पे बेचे हैं। अरे वाह, ठीक है। तो ये आपका एवरेज बाकी जो बचे हैं उसका भाव आ गया 331 रुपये का, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, इनके पास एक सफ़ायर फूड्स है, ये खरीदते बेचते रहते हैं और अभी जो इनके पास बचे हुए शेयर हैं 600 शेयर, उसका इनके पास एवरेज है 331 रुपये का। फिर मैं GHCL टेक्सटाइल की बात करता हूँ, पहले इस पे इनको राय दे दीजिए आप। जी, सफायर फूड पे इनको 280 के आसपास का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर इसको 6 मंथ्स टू 1 ईयर अगर होल्ड करेंगे तो देयर आर चांसेस कि ये हमें 360 से 380 के नंबर्स दिखा सकता है। ओके, ठीक है। और दूसरा नाम इनके पास मैम GHCL टेक्सटाइल का है, 112 पे इन्होंने लिए हुए हैं और 92 के आसपास स्टॉक अभी अवेलेबल है। जी, यहाँ पे तीन चार हफ्ते का अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है, जिसमें से अभी नियर टर्म में ये काउंटर निकलने की कोशिश करने में लगा है। अगर ओवरऑल मार्केट संभली रही तो ये काउंटर में भी ब्रेकआउट फ्रक्टिफाई होना चाहिए, फिर इनका जो एंट्री प्राइस है वो क्रॉस हो सकता है। और ये काउंटर में 116 से लेके 130 तक के टारगेट्स ओवर 1 ईयर टाइम फ्रेम दिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये फिलहाल राय है इन दोनों स्टॉक्स की, GHCL टेक्सटाइल्स और उसके साथ साथ सफ़ायर फूड्स, जहां पर इन दोनों ही स्टॉक्स में इनको थोड़ा सा नुकसान होता हुआ अभी फ़िलहाल के लिए दिख रहा है। मैम, शारदा मोटर्स, आबिद भाई का सवाल है स्टॉक को लेकर, कह रहे हैं कि मेरे पास 41 शेयर हैं 1782 रुपये पर, मुझे क्या इसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? और द्वारिकेश शुगर पर भी कह रहे हैं कि अपनी राय आप दीजिए। शारदा मोटर्स में इनकी एंट्री मैंने मिस कर दी। 41 शेयर है मैम, 1782, 1782 पर। ओके ओके ओके, इन दैट केस इज ऑलरेडी इन द मनी, तो इनको अपना जो एसएल है उसको पहले ट्रेल करना चाहिए और करीब करीब 1750 के आसपास ले लेना चाहिए। 1750 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। जब तक वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर आता रहता है तब तक यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। और अपसाइड पे इसके टारगेट्स हो सकते हैं 2300 एंड इवन 2500 ओवर 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें मुनाफा वसूली ना करें, अभी इसमें वेट करें। यस यस, बने रहना चाहिए, एसएल को ट्रेड करते रहना चाहिए। और द्वारिकेश शुगर को लेकर आपका क्या व्यू है? पिछले हफ्ते इसके नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद हमने रिएक्शन काफी पॉजिटिव देखा था, लेकिन उसके बाद कुछ एक्टिविटी ज्यादा नहीं दिख रही है। साइक्लिकल सेक्टर है ये, नेवरदलेस यहाँ पे एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग एट अ गुड लोकेशन ऑन चार्ट। यहाँ पे 47 के आसपास का भाव है। जब तक ये 41 के ऊपर बना रहेगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस तो चांसेस है कि आने वाले टाइम में हमें 60-65 के नंबर्स दिखा सकता है, अगर आप 1 साल से ऊपर होल्डिंग पीरियड रखने को तैयार है। अच्छा, ठीक है। तो अगर आपका लंबा व्यू है तो आप चाहें तो इसमें बने भी रह सकते हैं। इस बीच मैम, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, इसके चार्ट्स देखिए आप, पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा मूवमेंट स्टॉक में बनता हुआ दिखा था। बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का जब IPO खोला था तो उस समय हमने देखा था, इसी की पेयर कंपनी है ये, इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमने बनता हुआ देखा भी था। तो कृष्णकांत जी कह रहे हैं कि मेरे पास एंड्योरेंस टेक 2243 के प्राइस पर रखे हुए हैं, व्हाट टू डू, सेल और होल्ड, प्लीज सजेस्ट। स्टॉप लॉस भी पूछ रहे हैं आपसे मैम, 2243 रुपये का लिया हुआ है। इनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, इनकी एंट्री से तो फिर भी ऊपर ही है अभी, और इनका एसएल होना चाहिए करीब करीब 1800 पे। 1800 का नंबर मेरे हिसाब से होल्ड भी करना चाहिए। दिस इज लुकिंग गुड ऑन अ हायर टाइम फ्रेम चार्ट आल्सो। और यहाँ पे अपसाइड पे 2700 टू 3000 तक के नंबर्स हमें आने वाले 1 ईयर प्लस टाइम फ्रेम में दिख सकते हैं। ओके, एक हमारे दर्शक हैं मैम, ब्लॉग विद जागृति के नाम से इनकी ID है,
दो शेयर इनके पास है मैम, एक तो है ओला इलेक्ट्रिक, कह रहे हैं कि इसमें क्या करें, 1000 शेयर हैं, 92 रुपये का लिया हुआ है, 92 रुपीज़ का कॉस्ट है। और दूसरा सवाल इनका है कि पॉलीकैब में क्या व्यू है अभी। वेरी पेनफुल, ओला में जो 92 पे बाइंग करी है अभी 52 पे है। इट्स पेनफुल सिचुएशन फॉर श्योर, पर अब इन्होंने इतना पेन झेल ही लिया है, जो लो है वो ऑलरेडी बन के दिखा दिया इस काउंटर ने। तो अब इस जो लो अभी तक बना है, कम से कम वहां से फर्दर डिटोरिएशन ना हो, वो उनको देखना बहुत जरूरी है। तो 50 के आसपास का एसएल लगा ले, वीकली क्लोजिंग बेसिस 50 के ऊपर अगर बना रहता है तो ही बने रहे। एंड इनको अपनी जर्नी में बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। इवन ये 50 होल्ड्स, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि इनकी एंट्री फटाफट से क्रॉस हो जाए और प्रॉफिट में इन द मनी आ जाए। तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, 50 का एसएल रखना पड़ेगा अगर बने रहना है तो। इन एनी केस 50 टूटता है तो फिर खड़े नहीं रहना चाहिए। चलिए ठीक है, परफेक्ट है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच रहमत जी का सवाल है मैम मद्रास फर्टिलाइज़र को लेकर। आज मॉनसून को लेकर जो अपडेट आया उससे माना जा रहा था, उम्मीद थी कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अगर ये स्टॉक ऊपर खुले भी हैं तो हाई लेवल्स पर टिक नहीं पाए हैं, चाहे मद्रास फर्टिलाइजर की बात करें, एनएफएल की बात करें, आरसीएफ की बात करें, चंबल की बात करें। चंबल में तो हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा भी है पिछले कुछ दिनों। ये रहमत जी का सवाल मैम मद्रास फर्टिलाइजर को लेकर है, ये कह रहे हैं कि मैंने 106 में लिया है, 1 महीने तक रुक सकते हैं ये, और अभी भाव 98 रुपये के आसपास है। तो फर्टिलाइजर ओवरऑल एज अ पैक को लेकर आपका क्या व्यू है? सी ओवरऑल एज अ पैक फर्टिलाइजर पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। इनका जो अपना काउंटर है मद्रास फर्टिलाइजर, इस पे भी मेरा व्यू पॉजिटिव है। इनके साथ दिक्कत एक ही हो सकती है, इनका टाइम फ्रेम विच इज ओनली 30 डेज। तो 30 डेज में ये 106 क्रॉस करे और ऊपर जाए, ऐसे चांसेस मैं नहीं बता सकती कि होंगे, नहीं होने के लिए हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरीली। एंड थोड़ा अगर इनका होराइजन लंबा हो सकता था तो दिस काउंटर इज पॉजिटिव। एंड हायर टाइम फ्रेम में अगर ये 3 to 6 मंथ्स का अगर इनका होराइजन रह सकता था तो गुड चांसेस कि हम इसमें 125-30 के नंबर्स भी देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच नवनीत वार्ष्णेय जी कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट एनी स्टॉक केमिकल एंड हॉस्पिटल। तो दो सेक्टर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, एक केमिकल स्पेस है और दूसरा हॉस्पिटल सेक्टर है। कह रहे इस भाव पर, करंट प्राइस पर, इन दोनों सेक्टर में से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लगता है जहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं ये? देखिए बहुत सारे काउंटर्स है, एसआरएफ है, यूपीएल है, बहुत सारे हैं। इवन ये मद्रास फर्टिलाइजर अपने आप में अच्छा लग रहा है, तो एसआरएफ वगैरह पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। एज ऑफ नाउ उसमें जो भी पुल बैक चल रहा है, वो पुल बैक अगर 2800 का नंबर होल्ड करेगा तो आपको यहाँ पे भी एक दोबारा से रेंज बाउंड का लोअर रेंज प्रोटेक्ट होके अपसाइड की तरफ, अपस्विंग की तरफ जाता हुआ काउंटर दिख सकता है, विच कैन ब्रिंग यू टारगेट्स ऑफ 3,100 एंड मोर देन दैट। तो यहाँ पे पहले आप उसको थोड़ा सेटल होने दीजिए, अभी जो पुल बैक चल रहा है उसको खत्म होने दीजिए। इस पुल बैक में अगर 2800 होल्ड कर गया तो आपको एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ लोअर लेवल से इसमें एंट्री मिल सकती है। और हॉस्पिटल स्टॉक की जहां तक बात है, आई मीन अपोलो हॉस्पिटल इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड नेम्स, जिसमें अगर इनको इन्वेस्टमेंट करना है तो कंसिडर कर सकते हैं काउंटर को। ये काउंटर इवन शॉर्ट टर्म के प्लेयर्स के लिए भी अच्छे स्विंग्स देता है, एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यहाँ पे मूवमेंट बनती रहती है ऑन द पॉजिटिव साइड। एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग एट अ लेवल ऑफ 7000 एंड दिस इज वेल प्लेस्ड फॉर अ मूव टुवर्ड्स 7600 एंड अबव दैट। ठीक है, परफेक्ट है। तो हॉस्पिटल स्पेस से अपोलो हॉस्पिटल और केमिकल से एसआरएफ, यूपीएल, और तीसरा नाम चाहें तो मद्रास फर्टिलाइजर, अभी थोड़ी देर पहले जिसकी हम बातचीत कर भी रहे थे। अनिल जी इस बीच हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। जलगांव से हमारे साथ वो फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ सर। मेरे को पूछना था सर कि फेनोलेक्स केबल मैंने 976 में लिया हुआ है। अच्छा, 50 शेयर है मेरे पास, तो शॉर्ट टर्म में मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? तो आपने छोटी अवधि के लिए लिया है ये? जी जी ठीक है, आपने 976 पे लिया, 981 के आसपास है। अच्छा मुझे एक बात बताइए अनिल जी, जब आपने ये शेयर खरीदा था तो आपके मन में क्या विचार थे या फिर क्या ऐसी भावना थी कि कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है जब आपने ये 50 शेयर खरीदे थे? एक्चुअली सर मैंने ये अभी नहीं लिया था, ये मेरे को 2 महीना या कुछ यानी वक्त हुआ है। ये काफी गिर गया बाद में शेयर, फिर रिटर्न इसने बाउंस किया हुआ है।
ओके। तो अभी के मेरे को टारगेट कुछ पता नहीं है भाई कहाँ तक जा सकता है। तो आपने ना ही स्टॉप लॉस लगाया और ना ही आपने एवरेज किया? जी नहीं सर, मैंने सेल नहीं लगाया था। ठीक है, तो मैम ये 976 पर लेकर खड़े हैं। इन्होंने उतार चढ़ाव काफ़ी देख लिया, नीचे के लेवल्स भी देख लिए, वहाँ से रिकवर होकर दोबारा इनके प्राइस के आसपास आ गया। पूछ रहे हैं कि मेरा शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, क्या करना चाहिए? इसमें बने रहें, मतलब अपसाइड की गुंजाइश है, इनमें मुनाफा होगा अगर ये बने रहते हैं तो? देखिए, इस चार्ट का प्लेसमेंट तो अच्छा है और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी अपस्विंग बनने के चांसेस है। हमने उनकी वैसे भी एंट्री पे है भाव, और यहाँ पे अगर 870 होल्ड कर गया ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये काउंटर हमें बहुत ही जल्दी 1050 और 1100 की तरफ जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है मैम। तो ये बात होगी स्टॉक को लेकर। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो कि आज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं, जिनमें काफ़ी एक्शन देखने को मिला है, उसमें एमक्योर फार्मा एक है मैम। इसके पिछले हफ्ते नंबर्स आए थे, नंबर्स आने से पहले से स्टॉक चल रहा है और ज़बरदस्त मूव में है। आज भी अगर आप देखेंगे 8-8.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर दो सवाल हैं मैम। एक तो वो जो कि इस तेज़ी को मिस कर गए हैं, जो फोमो में हैं, जिन्होंने पूरा 3 दिन का ये मूवमेंट बनता हुआ देखा। अगर हम देखें तो स्टॉक 21 तारीख को मैम 1073 पे, यानी कि 1100 के नीचे था। आज ये 1400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। तो जिसने ये 300 रुपये के आसपास की तेज़ी मिस करी है, पहले तो उनको बताइए क्या कूद के इन लेवल्स पर 1400 के आसपास खरीदना चाहिए, और जिनके पास हैं जो इस तेज़ी को एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो रखें और एंजॉय करें या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं? I'm sorry, but मुझे एक बार नाम फिर से बताना होगा। एमक्योर फार्मा, EMCURE। I didn't get it. हेलो जी मैम, मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा। एमक्योर फार्मा मैम, EMCURE। ओके ओके ओके, ऑलराइट। एमक्योर फार्मा में जो मूवमेंट आई है पिछले कितने टाइम में, इट इज डेफिनेटली बीन शार्प एंड यहाँ पे अच्छे खासे लोगों को अगर ये इस पे नजर है तो लग सकता है कि हमने ये मिस कर दी। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैं यहाँ पे अब इस लेवल पे और जिस हिसाब का चार्ट सेटअप है उसको देखते हुए फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। जिनको पोजीशन पहले बनी हुई है उनको अपना एसेट ट्रेल करना चाहिए और बने रहना चाहिए। अपसाइड पे यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है करीब करीब 1450-60 के आसपास, तो यहाँ से हो सकता है कि हमें 50-60 रुपए का और स्विंग मिले, तो बने जरूर रहे। लेकिन 1310 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, डेली क्लोजिंग बेसिस पे ये रोज पर रोज इसके ऊपर जब तक बंद होता रहता है तब तक आप इसको कंटिन्यू करें। जब 1460 के आसपास इसका नंबर पहुंचेगा तो वहां पे बुकआउट का पोजीशन बनता है। चलिए ठीक है, तो परफेक्ट, जिनके पास है वो बने रहें। क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए मैम? 1310 ही होगा, कोई थोड़ा दूर नहीं हो जाएगा ये? नहीं, क्योंकि बहुत वर्टिकल राइज है तो मेरे हिसाब से आपको एसएल को थोड़ा टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दूर नहीं है। ये अपनी जो डेली कैंडल है उसका खाली लो है, तो इतना तो स्पेस देना ही पड़ेगा। आज सुबह का ही ये नंबर था 1310 का, तो आज सुबह ही हम वहां से आए हुए हैं, तो आज का तो कम से कम इतना तो स्पेस देनी पड़ेगी। इससे ज्यादा हम नहीं दे रहे क्योंकि राइज हैज बीन वर्टिकल, तो हमें भी थोड़ा उस हिसाब से स्ट्रिक्ट और टाइट एसएल लगाना पड़ेगा।